भूस्खलन के खतरे के बीच फिर शुरू हुई ड्रिलिंग। पीएम मोदी ने समस्या को लेकर सीएम धामी से की फोन पर बात। उत्तरकाशी टनल में 50 घंटे बाद ड्रिलिंग शुरू। सुरंग में रुकावट का पता लगाएगा रोबोट। 8 दिन से फंसे हैं 41 मजदूर। उत्तरकाशी टनल में 5 जगह से रेस्क्यू होगा। टनल की दोनों साइड वर्टिकल और परपेंडिकुलर ड्रिलिंग होगी और 7 दिन से फंसे हैं 41 मजदूर। उत्तराखंड बीजेपी की तैयारी तय किया। अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन के कार्यक्रम तय। पर्यटकों को पहाड़ और जंगल की सैर कराएंगे नेचर टूरिस्ट गाइड। 9 जिलों में युवाओं को दी गई ट्रेनिंग। और रिलायंस ज्वेलर्स शोरूम में डकैती के अगले ही दिन बिहार पहुंच गए थे बदमाश। मददगारों ने पूछताछ में किए कई खुलासे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत है अहम खबर के साथ देहरादून से। आपको खबर बता दें, देहरादून से बड़ी खबर। सिलक्यारा सुरंग में रेस्क्यू का मामला सामने आ रहा है। लगातार ये रेस्क्यू जारी है। देहरादून से अहम खबर बता रहे हैं। रेस्क्यू के लिए मशीन ले जा रहे हैं और हादसे का जो मजदूर शिकार हुए हैं उन्हें निकालने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हादसे में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है। सूचना पर घटना स्थल पर प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ है। प्रशासन की टीम पहुंची हुई है। अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। तो सिलक्यारा सुरंग में रेस्क्यू के लिए ये मशीनें भेजी जा रही थी। फिलहाल प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद और इस घायल को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल हादसे में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर सामने आ रही है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। सूचना पर घटनास्थल पर प्रशासनिक टीम पहुंची हुई है। हादसे में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर सामने आ रही है। तो लगातार इन 41 मजदूरों को निकालने की भरपूर कोशिश की जा रही है और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। नरेंद्र नगर के गुजराड़ा के पास खाई में गिरी। दरअसल ये मशीन रेस्क्यू के लिए ले जाई जा रही थी और इसी बीच एक शख्स घायल हो जाता है। फिलहाल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची हुई है घटनास्थल पर। तो दूसरी तरफ 41 मजदूरों को बचाने की कवायद के लिए ये मशीन दरअसल ले जाई जा रही थी और इसी बीच ये शख्स घायल हो गया। फिलहाल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में ये व्यक्ति घायल हुआ है जो कि मशीन लेकर जा रहा था। सूचना पर प्रशासनिक टीम पहुंची हुई है मौका मुआयना करने के लिए। देहरादून से आपको अहम खबर बता रहे हैं। सिलक्यारा सुरंग में रेस्क्यू का ये मामला, जहां पर ये मशीन ले जाई जा रही थी और इसी बीच एक शख्स हादसे का शिकार हो गया। हालांकि प्रशासनिक टीम मौके पर मौजूद है। इस शख्स को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है।
अनिल रावत इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, क्या जानकारी है इस संबंध में? जी बिल्कुल बता दूं, जो ये जो गाड़ी जो है इसमें जो है जो सिलक्यारा जो टनल है यहाँ पे जो है एक मशीनरी जो है लाई जा रही थी। इसके जो कंप्रेसर होता है इसको इस गाड़ी के माध्यम से लाया जा रहा था, लेकिन एक गाड़ी जो है नरेंद्र नगर टीरी में क्षेत्र पड़ता है नरेंद्र नगर। यहाँ बता रहे हैं कि जो सूत्रों से जानकारी मिली है इसमें बताया जा रहा है कि ये सुबह 3:30 बजे रात की घटना है। भले इसमें एक आदमी जो एक व्यक्ति है उसको जो है घायल बताया जा रहा है। इसमें जो है इसको अस्पताल प्रशासन के द्वारा भी पहुंचाया गया। भले प्रशासन जो है बिल्कुल वहां पे रेस्क्यू अभियान फिलहाल क्या कुछ स्थिति इस व्यक्ति की जो इस हादसे में घायल हुआ है, और प्रशासनिक अमला भी मौके पर मौजूद है? जी बिल्कुल बताएं कि जो प्रशासनिक अमला है वो बिल्कुल जो है जो उसमें मशीनरी की बात करें या फिर जो ट्राला है उसको निकालने की जो है कोशिश ये लोग कर रहे हैं। भले जो व्यक्ति घायल बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा चोटिल है व्यक्ति, पर जो जानकारी मिल रही है वो ऐसा कोई खतरे से मतलब बाहर नहीं है। जी अनिल, चूंकि काफी वक्त बीत चुका है, क्योंकि ये देर रात का हादसा बताया जा रहा है और उपचार के लिए इस शख्स को अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया, और मशीन जो टनल तक पहुंचाए जाने की कवायद थी वो क्या प्रशासनिक स्तर पर पूरी होती नजर आ रही है? क्योंकि एक बड़ी जद्दोजहद उन मजदूरों को बचाने के लिए भी की जा रही है। जी बिल्कुल बात करें जो है प्रशासनिक जो अमला है वो बिल्कुल जो है जो वो गाड़ी है उसको जो है निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जो मशीन है उसको भी क्योंकि वो क्रेन के माध्यम से निकलेगी, क्योंकि जो गाड़ी है एक खाई में गिरी है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी जो है जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है वो बिल्कुल जो है जो वहाँ का जिला प्रशासन है वो बिल्कुल जो है मौके पे जो है रेस्क्यू। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें, रेस्क्यू के लिए मशीनें ले जा रहा था यह व्यक्ति हादसे का शिकार हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। तो टनल में जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको उनके रेस्क्यू के लिए ये मशीन वहां पर पहुंचाई जा रही थी, ले जाई जा रही थी, और इसी बीच ये शख्स हादसे का शिकार हो गया। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। पौड़ी जिले में स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ कार्यालय सभागार में मासिक बैठक आयोजित हुई, और बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश कुंवर ने संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों को केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को पंचायत स्तर तक त्वरित गति से संचालित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भारतवर्ष में 2025 तक टीबी मुक्त भारत अभियान का आह्वान किया गया है, जिसके तहत 15 ब्लॉकों की सभी पंचायत स्तर पर टीबी मुक्त पंचायत अभियान चलाया जाएगा। और इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की तमाम योजनाओं को भी समीक्षा मासिक बैठक में रखा गया। इस मौके पर 15 ब्लॉकों के मेडिकल ऑफिसर्स, इंचार्ज, प्रोजेक्ट मैनेजर, अकाउंटेंट भी मौजूद रहे। स्पेशली हमारी मासिक बैठक हर महीने होती है, उसी तरीके से इस बैठक को थोड़ा सा हमने दीपावली के बाद इसलिए रखा क्योंकि अभी जैसे कि आप सभी को पता है कि विकसित संकल्प यात्रा भी होनी है जो 23 तारीख से शुरू होगी, और साथ में पंचायत मुक्त टीबी भी होना है। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए हमने इस मासिक बैठक को तुरंत दीपावली के बाद बुलवाया, और जितनी भी हमारे जो सेवाएं हमारे दूर ग्राम स्तर तक पहुंचती है उन सबकी यहाँ पे समीक्षा की जा रही है। जैसे HMS पोर्टल पे कहाँ पे जो हमारी सर्विस डिलीवरी है, जच्चा बच्चा से लेके अभी इम्यूनाइजेशन को लेके, टीकाकरण को लेके, और विभिन्न प्रकार के जितने हमारे राष्ट्रीय प्रोग्राम इसमें चल रहे हैं उन सभी की अभी यहाँ पे समीक्षा की जाएगी। और जो हमारे पिछले जितने भी मीटिंग में जितने भी हमारे जो कमियाँ थी उन सबकी भी इसमें समीक्षा की जाएगी। वो
रुक करते हैं अगली खबर का। 9 नवंबर को देहरादून स्थित रिलायंस के ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े 14 करोड़ रुपए की ज्वेलरी की लूट की घटना को अंजाम देने वाले लुटेरे अब तक पकड़ से बाहर हैं। देहरादून पुलिस की बिहारी, यूपी, हरियाणा और दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्य में अपराधियों की धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है। कई टीमें अभी भी इन राज्यों में जांच में जुटी हैं। वहीं एसएसपी बिहार में तमाम जानकारी लेकर देहरादून लौट चुके हैं और एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मुख्यालय ने कुख्यात सुबेद गिरोह से जुड़े 2 मुख्य आरोपियों की पहचान करके दोनों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। हर रोड पर कैसे तैनात हो सकता है जब एक रहते हैं वहां भी नहीं। दिन एक सनसनीखेज वारदात शहर के बीच में हुई थी, जिसमें एक ज्वेलरी शॉप से रिलायंस का स्टोर है, उससे गहनों की लूटपाट हुई थी, जिसमें 4 से 5 लोग शामिल थे। तत्काल जब इसकी सूचना प्राप्त चूंकि नहीं हो पाई थी और सूचना करीब आधे घंटे 40 मिनट बाद विलम्ब से जब प्राप्त हुई थी, इसकी सूचना के आधार पर फिर जो बॉर्डर के हमारे एरिया में उस पर चेकिंग अभियान चलाया गया था। उसमें हमें 2 गाड़ी और एक कार जो है बाद में बदमाशों की बरामद हो गई थी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल भी टीमें गई। सभी स्रोतों से जानकारी और जितने हमारे सर्विलांस टीम और सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर टीम ने बंगाल से बस बिहार से भी 2 लोग को पकड़ा है, जो अभियुक्तों को लॉजिस्टिक उपलब्ध कराते हैं, चाहे किसी भी रूप में उनकी मदद करना, पीछे से पैसे के रूप में या अन्य वाहनों को या अन्य चीजों को उपलब्ध कराना। बढ़ते आगे, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देवप्रयाग से पदयात्रा शुरू करेंगे और गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के तहत सीता माता सर्किट की पदयात्रा को वो करेंगे और 3 दिन तक चलने वाली उनकी पदयात्रा देवप्रयाग से शुरू होकर पौड़ी के फलसवाड़ी तक जाएगी। और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यात्रा के भ्रमण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि वो 22 नवंबर को देवप्रयाग संगम पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में पूजा करने के बाद पदयात्रा शुरू होगी। देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से वो बाजार, विदाकोटी, नाग मंदिर होते हुए रायंका माता चौकी जाएंगे और वहां से वो मुछियाली पौड़ी पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन गुरुवार को त्रिवेंद्र मुछियाली स्थित सीता माता मंदिर जाएंगे और यहां से घराकोट, जमा, लखाल और घुड़दौड़ी, डांडापानी, कठूड़, गैर, नवन, कांडाचार, देवलाधार होते हुए लक्ष्मण मंदिर देवल पहुंचेंगे और 24 नवंबर को लक्ष्मण मंदिर देवल में पूजा करने के बाद कोरसाड़ा होते हुए सीता माता परिपथ सर्किट यात्रा के स्वागत समारोह में शामिल होंगे। मित्रों, जय श्री राम। आगामी 22 नवंबर प्रातः रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग से और सीता परिपथ पदयात्रा का शुभारंभ होगा और ये यात्रा रघुनाथ मंदिर से प्रारंभ होकर बाहा बाजार, विदाकोटी, सीताकोटी और रात्रि विश्राम मुछाली गांव में होगा। अगले दिन ये यात्रा वाहनों से होगी और मुछाली में सीता माता मंदिर में प्रातः पूजा अर्चना के बाद जामला खाल, घुड़दौड़ी, डांडा पानी होते हुए रात्रि विश्राम श्री लक्ष्मण मंदिर देवल में होगा। 24 की प्रातः यात्रा लक्ष्मण मंदिर में पूजा अर्चना के बाद श्री वाल्मीकि आश्रम मंदिर और उसके पश्चात मनस्वार मेला फलसवाड़ी में, जहाँ सीता माता का एक छोटा सा मंदिर भी है, वहाँ पर सीता माता का जो समाधि स्थल है वहाँ पर इसका समापन होगा। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में 2 दिसंबर से नगर निगमों की जिम्मेदारी जिलाधिकारी और अन्य निकायों का कामकाज एसडीएम रैंक के अधिकारी संभालेंगे। प्रशासक की नियुक्ति 6 माह के लिए की जाएगी और आपको बता दें कि 1 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। निकाय चुनाव न कराने पर सरकार इनमें प्रशासक तैनात कर देगी और प्रदेश में करीब 84 नगर निकाय के बोर्ड का कार्यकाल 1 दिसंबर को पूरा हो जाएगा और इस बार चुनाव समय पर नहीं होने के कारण शहरी विकास विभाग आगामी 1 दिसंबर को निकायों में प्रशासक की नियुक्ति करने की तैयारी कर रहा है। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि राज्य में निकाय चुनाव सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद होंगे और इसके लिए अभी मतदाता सूची बनाने और निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने का सर्वे चल रहा है। देखिए, चुनाव से पहले हमें कुछ प्रक्रियाएं पूरी करनी होती है। हमारे यहाँ जो मतदाता सूची है वो मुकम्मल करनी होती है। साथ में जो आरक्षण विभिन्न निकायों में जिस प्रकार से होने,
वो काम भी अभी चल रहा है। ये काम पूरा होने के बाद चुनाव की संभावनाएं हमारे यहाँ बनती है, तो उस के लिए एक्सरसाइज चल रही है। मतदाता सूची के लिए कह दिया गया है, आरक्षण का काम पहले से चल रहा था, जिसको अभी हम अंतिम रूप जब जैसे ही होगा तो हम जो है फिर चुनाव की तरफ बढ़ेंगे। रुख करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में निकाय चुनाव पर सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। दरअसल राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने साफ कर दिया है कि राज्य में निकाय चुनाव अभी नहीं होंगे। सरकार निकाय चुनाव नहीं कराएगी और इस बात का अंदेशा पहले से ही लगाया जा रहा था, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं का दावा था कि जल्द निकाय चुनाव होंगे और अब सरकार के ही शहरी विकास मंत्री ने खुद निकाय चुनाव न कराने की बात कही है। मंत्री के इस ऐलान के बाद विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार ने हार के डर से निकाय चुनाव न कराने का फैसला लिया है। निकाय चुनाव पर सियासी घमासान छिड़ गया है। राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने साफ कर दिया कि राज्य में निकाय चुनाव अभी नहीं होंगे। उनका कहना है कि अभी मतदाता सूची बनाने और निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित एकल आयोग ने अपना सर्वे पूरा नहीं किया है। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। निकाय चुनाव न कराने पर सरकार इनमें प्रशासक तैनात करेगी। प्रदेश में करीब 84 नगर निकाय के बोर्ड का कार्यकाल 1 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि सरकार कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए ओबीसी का सर्वे करा रही है। अब इस सर्वे का कार्य पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से निकाय चुनाव में देरी हो रही है। संवैधानिक बाध्यताएं हैं। ओबीसी का जो सर्वे का काम चल रहा है, वो सर्वे का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर ओबीसी के सर्वे का काम हो रहा है। जब उनका सर्वे का काम पूरा होगा तभी उनका आरक्षण का क्रम जो तय होना है, वो आरक्षण का क्रम तय होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय का कहना यह है कि ओबीसी का जो है अनुपात, उस अनुपात के हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाना अति आवश्यक है। तो उसी का अनुपालन हो रहा है और ओबीसी का सर्वे समय चल रहा है, वो यथाशीघ्र पूरा होगा और उसके बाद आगे आरक्षण का जो शेड्यूल है वो भी तय होना है, उसके बाद चुनाव होंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक आदेश में केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा था कि स्थानीय निकायों का 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाए, ताकि नए बोर्ड का गठन तय समय के भीतर हो सके। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट में भी निकाय चुनाव कराने में देरी के विरोध में एक याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई थी। बावजूद इसके निकाय चुनाव से पहले की प्रक्रिया पूरी न होने का हवाला देकर सरकार निकाय चुनाव नहीं कराने जा रही है। ऐसे में राज्य में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले और राज्य भर के शहरी क्षेत्रों में विकास की उपेक्षा के बाद जनता की नाराजगी के डर से सरकार निकाय चुनाव टाल रही है। उन्होंने कहा कि पहले समय पर चुनाव कराने का दम भरने वाली सरकार अब खुद ही चुनाव डालने के बहाने बनाकर निकायों में प्रशासक तैनात करने की घोषणा कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए विपक्ष पर हमला किया है। निकाय चुनाव, नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायत अब 1 साल तक बिना प्रतिनिधि के रहेंगी। प्रशासक रहेंगे, वहां पर चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं। सफाई की व्यवस्था कौन देखेगा, लाइट की व्यवस्था कौन देखेगा, गली मोहल्ला सड़क कौन देखेगा। आज प्रदेश के अंदर जो हालात पूरे बदतर कर दिए हैं सरकार ने, सरकार डर के मारे, हार का डर है, इसलिए चुनाव से भाग गई है। आज मंत्री का बयान पढ़ करके मुझे पूरा विश्वास हो गया कि राज्य की सरकार के अंदर डर है। जनता में जो नाराजगी है, जनता का जो बुरा हाल इन्होंने किया है, उससे डरे हुए हैं। देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर जो लूट हुई है, जिस प्रकार का घोटाला हुआ है, मैं समझता हूं कि जनता के रिएक्शन से डरे हुए हैं, इसीलिए चुनाव से भाग गए। देखिए, विपक्ष अगर निकाय चुनाव पर इस प्रकार की बात करे तो बहुत हास्यास्पद है। कांग्रेस बताए कि कांग्रेस ने आज तक कब अपने समय पर चुनाव कराए। कांग्रेस की 2 बार यहाँ सरकार रही, लेकिन वो कभी चुनाव जो है समय पर नहीं करा पाए। और भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है, कांग्रेस के में 60 से 63 निकाय थे, आज 110 निकाय हैं, 103 निकाय काम कर रहे हैं। कुछ निकायों की घोषणा हमने पिछले कैबिनेट में भी की है। तो उन सब का परिसीमन होता है, उन सब का जो आरक्षण का काम होता है, वोटर लिस्ट का जो है बनाने का काम होता है, ये सारे काम जो है समय पर पूर्ण बंद होंगे, उसके बाद चुनाव कराए जाएंगे।
हम जिस तरह से लगातार आशंका व्यक्त कर रहे थे, आखिर उत्तराखंड सरकार ने निकाय चुनाव टालने का विधिवत रूप से ऐलान कर दिया। शहरी विकास मंत्री के आज के बयान से साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार उत्तराखंड के अंदर निकाय चुनाव कराने का साहस नहीं कर पा रही है। निकाय चुनाव होने की दशा में जो परिणाम आने वाले हैं उनसे घबरा करके इन्होंने लोकसभा चुनाव तक निकाय चुनाव को टालने का फैसला लिया। लेकिन उसके साथ जो एक दूसरी बात है कि दिसंबर 2 तारीख से निकायों को प्रशासकों के हवाले करके भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का एक नया इतिहास रचने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में निकाय चुनाव पर सियासत एक बार फिर शुरू हो गई। हालांकि उम्मीद यही थी कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव कराने के मूड में नहीं है। ऐसे में मंत्री ने साफ कर दिया है कि सरकार अभी निकाय चुनाव नहीं कराएगी और सरकार निकायों में प्रशासक तैनात करेगी। सवाल यह है कि क्या सरकार लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव की टेंशन नहीं लेना चाहती? क्या चुनाव से पहले परिणाम की आशंका से सरकार डर गई है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। निकाय चुनाव को लेकर आरोप और प्रत्यारोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे, नैनीताल जिले में लगातार भूमाफिया पूरी तरह से हावी हो रहे हैं और अब भूमाफिया अमृतपुर और जमरानी क्षेत्र में सक्रिय हैं। कमिश्नर दीपक रावत के जनता दरबार में अमृतपुर जमरानी क्षेत्र के लोगों ने पहुंचकर भूमाफियाओं की शिकायत भी की। कुछ तथाकथित भूमाफिया उनकी जमीनों के गुपचुप तरीके से बेच रहे हैं और उसकी दाखिल खारिज भी करवा रहे हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा है कि उनके द्वारा तहसीलदारों को ये निर्देश दिए गए हैं कि दाखिल खारिज उन्हीं जमीनों का हो जिन पर उसके असली मालिक का कब्जा हो। फिलहाल उनके द्वारा किसानों को कहा गया है कि वो अपने बैनामे को चढ़ाने के लिए तहसील में आवेदन करें। प्रशासन द्वारा ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि उनका बैनामा जल्द से जल्द किया जाए। 100 साल 1.5 साल से पहले से जो मौखिक रूप में खरीद रही है, इसके बाद वहाँ पे उन जमीनों को छांट के बाहरी लोगों को बेचा जा रहा है। मैं समझ गया, इसमें ये होगा कि आप बहुत समय से रह रहे होंगे 100 साल, क्योंकि खतौनी में पुराने लोगों का दाखा चलता आ रहा होगा, तो वो मिलके कुछ लोग जो ये रैकेट चलाते हैं, क्योंकि खतौनी में तो उनके नाम वो तो करेगा, और अगर इसमें दाखा हो रहा है तो तहसीलदार और पटवारी की गलती है जिनको मैं दंड दूंगा। क्या इसमें दाखिल हुआ है सर? देखिए, आज जो जनता मिलन हुआ है, हर शनिवार को जनता मिलन होता है। पिछले कुछ समय से रुक गया था, तो आज पुरानी पेंडेंसीज भी इसमें आई थी। आज अधिकतर जो समस्याएं आई हैं वो लैंड की तो खैर थी ही, लेकिन एक जो प्रमुख समस्या वो इस तरह से आई है, जो भीमताल क्षेत्र में कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जिसमें वर्तमान में जो किसान हैं वो कई वर्षों से हैं, कोई 100 वर्षों से है, कोई 50 वर्षों से है। इत्तेफाक ये है कि उनके म्यूटेशंस, जब उन्होंने ज़मीन खरीदी होगी या फिर जो कब्जे में होंगे, सेल डीड भी है कई जगह, उनके नाम म्यूटेशंस नहीं हो पाए। तो खतौनी में पुराने लोगों के नाम ही विरासतन चले आ रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा के कुछ ऐसे तत्व जो कि लैंड फ्रॉड करते हैं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और इन ज़मीनों की सेल हो रही है। और सेल होने के बाद क्योंकि नाम खतौनी में चढ़ जा रहा है तो कब्ज़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें पहले भी मेरी ओर से डायरेक्शन सभी तहसीलदार्स को थे कि ये ज़रूर देख लिया जाए कि किसका कब्ज़ा है। अगर कब्ज़ा ही नहीं है वहाँ पे तो ऐसे म्यूटेशंस नहीं होने चाहिए। बढ़ते आगे, काशीपुर में युवा कांग्रेस के बैनर तले महानगर अध्यक्ष राहुल रमनदीप के नेटवर्क का काशीपुर कांग्रेस कार्यालय में इंदिरा प्रदर्शनी पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्षेत्र के तमाम ऐसी महिलाएं जो जनहित मुद्दों पर लोगों के साथ रहती हैं, समाज में सामाजिक कार्य करती हैं, उन तमाम दर्जनों भराधिक महिलाओं को शॉल पहनाकर इंदिरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मानित महिलाओं में कांग्रेस की कार्यकर्ता पदाधिकारी के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी और छात्राएं भी मौजूद रही। आज युवा कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में इंदिरा प्रियदर्शिनी 2023 अवार्ड आज दिया गया, जिसमें समाज से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, जो समाज में अच्छा कार्य कर रही हैं, उन महिलाओं को सम्मानित करने का कार्य आज किया गया है। इसमें लगभग 17-18 हमारी महिलाएं थीं, जिसमें छात्र संघ की भी कुछ पदाधिकारी थीं, कुछ कांग्रेस की नेत्री हैं
और कुछ समाज में समाज सेवा का काम कर रही हैं, उन महिलाओं को, उन बहनों को, छोटी बहनों को और बड़ी माताओं बहनों को अपना सम्मानित करने का कार्य आज किया गया है युवा कांग्रेस द्वारा। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।